हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन अनवीरा ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने क्लास 10 के चैप्टर 2 के दो तीन टॉपिक पढ़े हैं। तंत्रों के बारे में पढ़ा है, जिसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त तंत्र, रक्त के बारे में पढ़ा, फिर हृदय के बारे में पढ़ा। और आज हम आगे अपने इस लेसन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ध्यान दें, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का शाब्दिक अर्थ होता है त्यागना। शाब्दिक अर्थ होता है त्यागना, किसी वस्तु को त्यागना। अब ये हमारे शरीर से जुड़े हुए तंत्र में आता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर से कुछ त्यागना। हमारे शरीर के अंदर से कुछ त्यागना तो क्या होता है? देखो, हम हमारे शरीर से क्या त्याग सकते हैं? जो हमारे शरीर के लिए लायक नहीं है, जो हमारे शरीर को आवश्यक नहीं है, उन चीजों को ही हम त्याग सकते हैं। इससे ज्यादा तो अपन त्याग नहीं सकते। कोई दूसरा काम की चीज तो अपन त्याग नहीं सकते। और जो हमारे शरीर में काम की नहीं है, उसे अपन क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। यानी अपशिष्ट पदार्थों को क्या करना? शरीर से बाहर त्यागना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अर्थात अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तथा इस उत्सर्जन क्रिया के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र पाया जाता है, उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आज हम इसी बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारे शरीर में जो सिस्टम पाया जाता है शरीर से बाहर, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने के लिए वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं और उन सब का क्या क्या कार्य होता है, बड़े विस्तार से अपन और अच्छे से अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर लेते हैं कि इस उत्सर्जन क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को क्या शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। तो आगे देखें, अब ये अपशिष्ट पदार्थ कैसे कैसे हो सकते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ गैसों के रूप में हो सकते हैं, ठोस के रूप में हो सकते हैं और द्रव के रूप में भी हो सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस कैसे भी हो सकते हैं। हमारे शरीर में कैसा भी कचरा हो सकता है, अपशिष्ट पदार्थ हो सकता है, जिनको हमें बाहर त्यागना होता है। तो आगे देखिए, अब अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने में हम ज्यादातर क्या करते हैं? मनुष्य नाइट्रोजन, यानी जो जीव होते हैं वो नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से त्यागते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से त्यागने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो कचरा बनता है, जो प्राणियों के शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वो ज्यादातर नाइट्रोजन का बना होता है। और नाइट्रोजन हम जानते हैं बहुत ही जहरीली गैस है और वो हमारे शरीर के लिए एक जहर का कार्य करती है। तो उनसे बने जो पदार्थ होते हैं वो अगर हमारे शरीर में रहेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर विषैला हो जाएगा, हम बीमार पड़ सकते हैं। तो उनको बाहर त्यागना जरूरी होता है। अब नाइट्रोजनी पदार्थ के रूप में हम क्या करते हैं? उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागते हैं। इस नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर, इस नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर प्राणियों को, सजीवों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अमोनिया उत्सर्जित, दूसरा है यूरिया उत्सर्जित और तीसरा है यूरिक अम्ल उत्सर्जित। 3 भागों में बांटा गया है। क्या होता है इनके बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। पहला है अमोनिया उत्सर्जित। अमोनिया उत्सर्जित का मतलब है कि वह जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है। जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है, उसे क्या कहते हैं? अमोनिया उत्सर्जित जीव। अमोनिया उत्सर्जित जीव कहते हैं। ऐसे जीव कौन कौन से हैं? ऐसे जीव होते हैं उभयचर जीव। उभयचर का जीव का मतलब वे जीव जो जल में भी रह सकते हैं और
जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं, यानी उभयचर, उभय यानी दोनों जगह रह सकते हैं, जैसे मगरमच्छ, ठीक है, सैलामेंडर, ये दोनों जगह रह सकते हैं। प्लस जलीय कीट, जल के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के रूप में क्या छोड़ते हैं, अमोनिया छोड़ते हैं, यानी अमोनिया से बने हुए पदार्थ क्या छोड़ते हैं। उभयचर और जलीय जीव, जलीय कीट क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसी तरह आगे यूरिया उत्सर्जी जीव, यूरिया उत्सर्जी जीव क्या होते हैं, देखो सबसे पहले यूरिया उत्सर्जी जीव, जैसे अमोनिया उत्सर्जी के बारे में पढ़ा कि वे जीव जो अपने अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या करते हैं, अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, वैसे ही वे जीव जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी पदार्थ। ऐसे में कौन आते हैं यूरिया उत्सर्जी के उदाहरण क्या क्या है, पहला है स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब होता है कि जो बच्चे उत्पन्न करते हैं, अंडे देने वाले नहीं, जो बच्चे उत्पन्न करते हैं वो सभी, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य स्वयं, अपन स्वयं स्तनधारी में आते हैं, और अपन जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। मछलियां, इसी तरह क्या है, मछलियां, जो मछलियां होती है, जलीय समुद्री जो मछलियां होती है, वो क्या करती है, यूरिया के रूप में अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को त्यागती है। इसी तरह तीसरा है यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव, यानी ऐसे जीव जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी जीव। इसमें है पक्षी, जो पक्षी आते हैं, वो जो पक्षी आते हैं जिनकी पीठ अपन कहते हैं विष्टा, वो, और सरीसृप यानी जो रेंग कर चलने वाले होते हैं, सांप, ये सब, और कीट जो ऊपर छोटे या कीट होते हैं, वो सभी यूरिक अम्ल का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। आगे देखिए, अब जो अमोनिया होता है, अमोनिया उत्सर्जित जो जीव होते हैं, उनको इस अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अमोनिया उत्सर्जित जीव को अपने शरीर से अमोनिया निकालने के लिए साथ में बहुत अधिक जल की, पानी की आवश्यकता होती है। यूरिया उत्सर्जित जीव को थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है। और जो यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं, पक्षी, सरीसृप, जो अपने शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं, वो अर्ध ठोस अवस्था में होता है। अर्ध ठोस का मतलब वो ना तो एकदम कठोर ठोस है और ना ही कि पानी की तरह तरल है, अर्ध ठोस की तरह होता है। जैसे अपन देखते हैं पक्षी की जो विष्ठा होती है, वो हमें ना तो ठोस है ना ही वो द्रवमय है। तो उत्सर्जन पदार्थों के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य के अंदर कैसा उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है और कैसे वो कार्य करता है। तो अध्ययन करते हैं इसका, आगे चलते हैं। देखो, हमारे शरीर में इस प्रकार का क्या पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। पूरा इस प्रकार का उत्सर्जन तंत्र होता है। ध्यान दें, इस प्रकार का हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, जिसमें 2 वृक्क पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं, किडनी पाई जाती है, जो हमारे शरीर में रक्त को साफ करने का, शुद्ध करने का कार्य करता है।
इसी तरह मैंने आपको कल बताया था कि रक्त को शुद्ध करने का कार्य, शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो कल मैंने बताया था कि रक्त को एक बार शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ों के अंदर होता है, और एक रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, वृक्क के अंदर होता है, यानी वृक्क। अब वृक्क के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है कि वृक्क क्या है। वृक्क को उत्सर्जन अंग, यानी वृक्क को मुख्य उत्सर्जन अंग कहते हैं। जो वृक्क होता है उसको क्या कहते हैं, मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जन अंग कहते हैं। किसको, वृक्क को कहते हैं। एक सवाल इसके साथ कंफ्यूजन करने वाला आता है कि मुख्य उत्सर्जन अंग कौन सा है, वृक्क, तो फिर मुख्य उत्सर्जन इकाई कौन सी है। ये इकाई और अंग हम कई बार एक ही चीज समझ लेते हैं, लेकिन वो एक होती नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि वृक्क जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो तो वृक्क होता है, लेकिन मुख्य उत्सर्जन इकाई जो होती है वो होती है वृक्काणु। क्या होती है, वृक्काणु, जिसे अपन नेफ्रॉन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो ध्यान रखना, आज ही अपने दिमाग में बिठा लेना कि मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क, मुख्य उत्सर्जन इकाई वृक्काणु। मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क, मुख्य उत्सर्जन इकाई वृक्काणु, मुख्य उत्सर्जन इकाई वृक्काणु, मुख्य उत्सर्जन अंग वृक्क। ध्यान रखना, ऐसे आप 3 4 बार 5 बार बोलोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अपन। तो हमारे मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी का मतलब टोटल 2 वृक्क पाए जाते हैं। ठीक है, जो इधर वाला होता है वह होता है दायां वृक्क, और इधर वाला होता है वह होता है बायां वृक्क। ठीक है, फिर इन वृक्क में क्या होता है, इन वृक्क में होता यह है कि इन वृक्क में जो अशुद्ध रक्त लाया जाता है। अब इन वृक्क का कार्य क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य यहाँ पर वृक्क करता है। तो अब इसमें रक्त लाना भी तो पड़ेगा, इसमें रक्त लाना भी तो पड़ेगा। जब यहाँ पर रक्त आएगा तभी तो शुद्ध होगा। तो यहाँ पर वृक्क में रक्त लाने का कार्य कौन करता है, वृक्क धमनी करती है। और कैसा रक्त लाती है, अशुद्ध रक्त। अब यहाँ पर अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है, जैसे श्वसन तंत्र, जैसे हृदय में कल अपन ने पढ़ा था। नहीं, यहाँ पर अशुद्ध रक्त का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ इसमें मिले हुए हैं, इसमें यूरिया मिला हुआ है। इस रक्त से यूरिया अलग करने का कार्य, यूरिया अलग करके शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, वृक्क करता है। आगे देखिए, अब यहाँ पर ये वृक्क धमनी द्वारा पूरा प्रवेश कर जाता है, पूरा प्रवेश कर जाता है। आगे देखिए, फिर दायां और बायां वृक्क में प्रवेश कर जाता है। फिर इस वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण होता है। जब रक्त में से यूरिया अलग हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, रक्त में से जब यूरिया अलग हो जाता है तो क्या करता है, रक्त में से यूरिया अलग हो गया तो ये रक्त और ये यूरिया, अब यूरिया तो अपशिष्ट पदार्थ है जो हमें हमारे शरीर से बाहर निकालना है। तो ये यूरिया भेज दिया जाता है मूत्र वाहिनी नलिकाओं में। इन मूत्र वाहिनी नलिकाओं में, ये जो नलिकाएं होती हैं जो प्रत्येक वृक्क से एक एक निकलती है, ये यूरिया ही हमारे शरीर में यूरिन या मूत्र होता है।
इसको भेज दिया जाता है मूत्रवाहिनी नलिका में। लेकिन इसका क्या, अब रक्त से यूरिया तो अपन ने निकाल दिया, लेकिन जो पीछे रक्त बचा है वो क्या बाहर गिराना है? नहीं, वो रक्त वापस शरीर में भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? वृक्क शिरा द्वारा। तो इस वृक्क शिरा द्वारा ये वापस किसमें भेज दिया जाता है? शरीर में भेज दिया जाता है। और इसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त। कैसा रक्त होता है? शुद्ध रक्त, है ना। फिर मूत्रवाहिनी में क्या आ जाता है? यूरिया आ जाता है। फिर ये मूत्रवाहिनी का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में एक जोड़ी क्या होती है? मूत्रवाहिनी होती है। एक और दो, जो प्रत्येक वृक्क से एक एक जोड़ी होती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे क्या होता है? आगे होता यह है कि इस मूत्रवाहिनी में यूरिया आ जाता है, और यूरिया क्या करता है? आगे मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाता है? मूत्राशय में आता है। मूत्राशय में आता है, और मूत्राशय का कार्य क्या होता है? संग्रहण करना। क्या होता है? संग्रहण करना। ठीक है, संग्रहण करने का मतलब भंडारण करना, इकट्ठा करना। जो भी यूरिया मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में आता है, इस मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। मलाशय, जैसे एक पढ़ा था अपन ने मलाशय, वैसे ही मूत्राशय होता है। ये भी एक थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा संरचना है। यहाँ जब ये थैली पूरी भर जाती है, मूत्राशय पूरा भर जाता है, तो इसमें क्या होता है? देखिए, ध्यान दें। इसमें होता यह है कि इसमें मलाशय में, जब थैली मलाशय पूरा भर जाता था, तब कौन सी क्रिया होती थी? उसमें मांसपेशी संकुचन क्रिया, जिसके कारण प्रेशर बनता था। यहाँ पर होती है मूत्र प्रतिवर्त क्रिया। मूत्र प्रतिवर्त क्रिया या मूत्र प्रतिवर्त या मूत्र प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर के बाद मूत्राशय से सारा यूरिया मूत्र मार्ग द्वारा कहाँ चला जाता है? बाहर त्याग दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? बाहर त्याग दिया जाता है। आगे देखिए, अब ये था, हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा। उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या कार्य होता है, वह अपन ने अब तक पढ़ा। अब अपन थोड़ा सा इसकी कार्य प्रणाली पढ़ लेते हैं। अच्छे से कार्य प्रणाली पढ़ते हैं, ध्यान देना। देखिए, अब उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली। उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या होता है, देखिए। सबसे पहले क्या होता है कि शरीर का जो सारा अशुद्ध रक्त होता है, अशुद्ध रक्त, वह किसके द्वारा? वह वृक्क धमनी द्वारा, वृक्क धमनी द्वारा कहाँ प्रवेश करता है? ये रही वृक्क धमनी। मैंने बताया था आपको, वृक्क धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त किसमें प्रवेश करता है? वृक्क के अंदर प्रवेश करता है, वृक्क में आ जाता है। अब वृक्क में क्या होता है? वृक्क में क्या होता है? वृक्क में रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट, अब रक्त का शुद्धिकरण हुआ। रक्त का शुद्धिकरण होने का मतलब है कि उस रक्त में जो यूरिया उपस्थित था, उसको रक्त से क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। बाकी जो शुद्ध रक्त बचा था, जो अलग रक्त था, ठीक है,
जो शुद्ध रक्त बचा था उसको किसके द्वारा, वृक्क शिरा द्वारा, वृक्क शिरा द्वारा, यानी अब इस वृक्क शिरा में कैसा है, शुद्ध रक्त है। इस वृक्क शिरा द्वारा कहाँ भेज दिया गया, वापस शरीर में भेज दिया गया। लेकिन यहाँ वृक्क में जो रक्त का शुद्धिकरण हुआ, तो शुद्ध रक्त था वो तो वृक्क शिरा ले गए, तो पीछे क्या बचा, जो रक्त से हमने अलग किया, रक्त से जो अवशिष्ट पदार्थ अलग किया वह क्या था, यूरिया। क्या था, यूरिया। ये वह वृक्क से आगे पहुंचा कहां पर, मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनी में पहुंचा। मूत्र वाहिनी का क्या कार्य है, मूत्र वाहिनी का कार्य होता है कि वह यूरिया को क्या करें, यहाँ वृक्क से मूत्राशय तक लेकर जाए। मूत्र वाहिनी का कार्य होता है कि वह वृक्क को, मूत्र को, यूरिया को, यूरिन को कहाँ लेकर जाए, वृक्क से मूत्राशय तक ले जाने का कार्य होता है। अब इस मूत्र वाहिनी में क्या है, यूरिया उपस्थित है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि यह वृक्क से यूरिया को कहाँ लेकर जाए, मूत्राशय में लेकर जाए। मूत्राशय में लेकर गए, ठीक है। अब मूत्राशय क्या होता है, एक थैली नुमा संरचना होती है। मूत्राशय क्या होता है, एक थैली नुमा संरचना होती है। अब थैली नुमा संरचना होती है तो प्रत्येक थैली की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है, उससे ज्यादा वह अपने अंदर धारण नहीं कर सकती। इस मूत्राशय का कार्य क्या होता है, संग्रहण करना। किसका संग्रहण, यूरिया संग्रहण, यूरिया का संग्रहण करना। जब यूरिया से ये पूरा, यूरिन से, मूत्र से ये पूरा मूत्राशय क्या हो जाता है, भर जाता है। जब ये भर जाता है पूरा, तो एक क्रिया होती है मूत्र प्रतिवर्ती क्रिया। मूत्र प्रतिवर्ती क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, प्रेशर बनता है। उस प्रेशर के कारण, उस दबाव के कारण क्या होता है, मूत्राशय से सारा यूरिन, सारा मूत्र कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में। कहाँ जाता है, मूत्र मार्ग में चला जाता है, ठीक है। और इस मूत्र मार्ग द्वारा फिर बाहर त्याग दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। यह हमारे शरीर के, मानव के शरीर के उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली है। बहुत ही सरल है, ठीक है। इसको एक बार अपन और देखते हैं। देखो क्या हुआ, तो कार्य प्रणाली में क्या किया, सारा अशुद्ध रक्त, शरीर से सारा अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त का मतलब यूरिया प्लस रक्त, ये चीजें इसमें मिली हुई हो, ठीक है। यूरिया प्लस रक्त वाला भाग वृक्क धमनी में, वृक्क धमनी द्वारा कहाँ लाया जाता है, वृक्क के अंदर लाया जाता है, वृक्क के अंदर लाया जाता है। फिर इस वृक्क में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, छाना जाता है। छानकर जो शुद्ध रक्त होता है उसको अलग कर दिया जाता है, और उस रक्त के अंदर जो यूरिया उपस्थित होता है उसको अलग कर दिया जाता है। आगे देखिए, उसको अलग कर दिया जाता है। फिर शुद्ध रक्त को क्या करते हैं, वृक्क शिरा द्वारा, वृक्क शिरा द्वारा शरीर में भेज दिया जाता है। क्योंकि अब उस अशुद्ध रक्त से हमने क्या कर दिया, यूरिया बाहर निकाल दिया, तो फिर बाकी बचा रक्त तो क्या है, हमारे शरीर के काम का है, तो उसे तो शरीर में भेजना पड़ेगा। तो वृक्क शिरा क्या करती है, शरीर में वापस शुद्ध रक्त ले जाती है। फिर जो अशुद्ध रक्त से निकाला गया यूरिया था, वह मूत्र वाहिनी द्वारा कहाँ जाता है, मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय में ले जाया जाता है, मूत्राशय में ले गए। मूत्राशय में ले जाने के बाद मूत्राशय क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है जो उस यूरिया संग्रहण का, यूरिया को इकट्ठा करने का कार्य करती है। जब ये थैलीनुमा संरचना मूत्राशय भर जाता है, तब क्या होता है,
मूत्र प्रतिवर्ती क्रिया, जिसके कारण प्रेशर बनता है। प्रेशर बन के मूत्राशय से सारा मूत्र यूरिन कहाँ आ जाता है, मूत्र मार्ग में आ जाता है और मूत्र मार्ग से उत्सर्जन कर दिया जाता है, शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपको बताता हूँ, छोटे सवाल जो बनते हैं। वृक्क शिरा के बारे में पूछ लिया जाए कि वृक्क शिरा में कैसा रक्त होता है, वृक्क शिरा में कैसा रक्त होता है, तो शुद्ध रक्त बहता है। पूछ लिया जाए कि उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित वृक्क में से शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य, वापस शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है, वृक्क शिरा। इसी तरह क्या होता है कि शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त लाने का कार्य, वृक्क के अंदर शरीर से समस्त अशुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करती है, वृक्क धमनी। पूछ ले कि वृक्क धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है। पूछ ले कि उत्सर्जन तंत्र में मूत्र को, यूरिन को, यूरिया को संग्रहण करने का कार्य कौन करता है, यूरिया करता है, सॉरी मूत्राशय करता है। अब पूछ ले फिर जो कि प्रमुख उत्सर्जन इकाई कौन सी, बताया था मैंने, वृक्काणु। इसी तरह प्रमुख उत्सर्जन अंग बोले तो वृक्क, प्रमुख उत्सर्जन अंग बोले तो क्या होगा, वृक्क होगा। देखिए आगे, तो ये जो अपन ने मोटे तौर पर जो अपन को पढ़ना है, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना था, वो पढ़ना। इसके बाद आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, थोड़ी सी बात और करते हैं ना मानव तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के बारे में। अब जो ये सारा उत्सर्जन तंत्र है वो कार्य क्या करता है, इस उत्सर्जन तंत्र को कार्य होता है कि शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। लेकिन शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, मूत्र होता है, उसका निर्माण कैसे होता है, कहीं ना कहीं तो उसका निर्माण भी तो होता होगा ना, उसका निर्माण भी तो होता होगा, उसका कुछ ना कुछ प्रक्रिया तो होगी, तभी तो वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बनता है, फिर शरीर से बाहर त्यागा जाता है। त्यागना तो हमें मूत्र ही है, लेकिन वो मूत्र निर्माण होता कैसे है, तो सबसे पहले मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्काणु में होता है, जिसे अपन नेफ्रॉन भी कहते हैं। अब सारा मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्काणु में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन इकाई कहते हैं। यानी प्रमुख इकाई यही है वृक्काणु। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस इस बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिए। आगे देखिए और आपको वृक्काणु के बारे में पढ़ेंगे। अब मूत्र निर्माण में क्या होता है, अब ये वृक्काणु कहाँ पाए जाते हैं, ये वृक्काणु पाए जाते हैं वृक्क के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, वृक्क के अंदर पाए जाते हैं। अब वृक्क में क्या होता है, देखो वृक्क के अंदर, ये रहा वृक्क, ठीक है। अब इस वृक्क के अंदर आए कई सारी संरचनाएं होती है, ये सारे वृक्काणु होते हैं, ठीक है। और एक वृक्क के अंदर असंख्य, मतलब लाखों के रूप में, हजारों लाखों के रूप में क्या पाए जाते हैं, वृक्काणु पाए जाते हैं। इन वृक्काणु के कुछ भाग इसमें पोमेन संपुट, पोमेन संपुट, ये पोमेन संपुट होता है एक इसके अंतर्गत, ठीक है।
बोमेन संपुट एक गोल आकार की संरचना होती है। इस बोमेन संपुट के अंदर कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। कोशिका या केशिका के गुच्छे पाए जाते हैं। केशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं। देखिए, इन केशिकाओं के गुच्छे को कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यानी केशिकाओं और कोशिकाओं के गुच्छे कैसे कि जो वृक्काणु के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है वृक्काणु के अंदर नलिका, तो वो बहुत प्रकार से उलझ जाती है। क्या करती है? उलझ जाती है और एक गुच्छा सा बना लेती है। और कोशिकाओं का गुच्छा होने के कारण, केशिकाओं का गुच्छा होने के कारण इसे ग्लोमेरुलस। चलो, ये तो इसकी संरचना होगी। इस ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? मेन कार्य इसका ही है। मेन कार्य इसका ही है, क्योंकि ये रक्त का शुद्ध करने का, रक्त को शुद्ध करने का, अर्थात छानने का, निस्यंदन का, यानी रक्त को छानने, निस्यंदन करने का या शुद्धिकरण का मेन जो काम होता है उत्सर्जन तंत्र में वृक्काणु के अंदर, वो कौन करते हैं? ग्लोमेरुलस करते हैं। सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है कि वृक्काणु के अंदर पाए जाने वाले कोशिका या केशिका के गुच्छे को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? वृक्काणु के अंदर जो भी अशुद्ध रक्त आता है उसको छानने का, उसको शुद्ध करने का, निस्यंदन करने का कार्य कौन करता है? ग्लोमेरुलस करता है। ठीक है। फिर आगे कई चीजें और आएंगी, अपन उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद तो अब तक अपन ने पढ़ा कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा, उत्सर्जन में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि उत्सर्ज एक टॉपिक जो रक्त के बारे में हमने जो परसों क्लास पढ़ी थी वो रह गया था। वह क्या था कि रक्त के कार्य क्या होते हैं। तो रक्त का पहला कार्य है जो पोषक पदार्थ है, पदार्थों का परिवहन। हमारे शरीर में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके अंदर जो अवयव पाए जाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बस सब जब वो छोटी आंत द्वारा उस भोजन में से निकाल दिए जाते हैं तो शरीर के समस्त भागों तक उन्हें पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। दूसरा है O2 व CO2 का परिवहन। CO2 का परिवहन, इस ऑक्सीजन और दूसरी गैसों का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। तीसरा है शरीर के pH मान का नियंत्रण, यानी हमारे शरीर के pH मान का नियंत्रण भी कौन करता है? रक्त करता है। चौथा है शरीर के तापमान का नियंत्रण। शरीर के तापमान का नियंत्रण भी कौन करता है? रक्त करता है। तापमान का नियंत्रण से हमारा मतलब है कि तापमान का नियंत्रण कैसे होता है? तापमान का नियंत्रण मतलब हमारा शरीर का तापमान ना तो बढ़े ना ही घटे, यानी हमारे शरीर का ना तो गर्म हो और ना ही ठंडा, उसका तापमान एक बराबर बना रहे। इसके लिए कौन कार्य करता है? इसके लिए कार्य करता है रक्त। फिर पांचवा है जो हार्मोन का परिवहन। हार्मोन यानी जो ग्रंथियों से जो सभी हार्मोन निकलते हैं, जो ग्रंथियों से सभी हार्मोन निकलते हैं
उन हार्मोन को उनके लक्षित स्थान तक, यानी जो हार्मोन एक ग्रंथि से निकलकर किस अंग पर कार्य करेंगे, उस ग्रंथि से उस अंग तक ले जाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। छठा, फिर है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य भी रक्त करता है। अभी अभी हमने देखा जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ आते हैं? वृक्क में आते हैं। किसके द्वारा लाया जाता है? वृक्क धमनी द्वारा, रक्त के द्वारा लाया जाता है। और फिर यहाँ शुद्धिकरण होता है, तो रक्त को अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, इसके अलावा ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा रोगों से लड़ने का, क्योंकि WBC पाई जाती है, ये गैसों का परिवहन कौन करती है? RBC। इसी तरह WBC तो पाई जाती है ना, वो कहाँ पाई जाती है? रक्त में। तो एक कार्य ये भी हो गया कि भाई रोगों से लड़ने का कार्य, यानी सातवां जो कार्य हो गया रोगों से लड़ने का कार्य भी करती हैं। कौन करता है? रक्त करता है। इसी तरह प्लेटलेट्स भी पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? थक्का जमाने का। तो रक्त का थक्का जमाने का कार्य भी किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा ही होता है। तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा, और उत्सर्जन तंत्र, हमारा शरीर का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी कार्य प्रणाली पढ़ी। और एक छोटा सा टॉपिक रक्त के कार्य, जो अब तक हमारे शरीर में रक्त का ही काम चल रहा था, इसलिए रक्त के कार्य आज हमने पढ़ लिए। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है 1 नंबर या 2 नंबर के सवाल में। इसके बाद अपन कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे अपन? कल पढ़ेंगे अपन व्रकाणु के बारे में। ये व्रकाणु क्या है? ये व्रकाणु उत्सर्जन की मुख्य इकाई है, और इस व्रकाणु के बारे में, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और इस व्रकाणु में मूत्र का निर्माण, यूरिन का निर्माण, यूरिया का निर्माण कैसे होता है वह अपन पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब कुछ समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया है। थैंक यू।